गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन हमारा है स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के विशेष मुद्दे। ठीक है, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि जनरली घरों में क्या करते हैं कि एक बेटा है एक बेटी है, तो जो अच्छे परिवार हैं वो तो बेटा बेटी को समान दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में क्या होता है, बेटी को कहते हैं कि नहीं, इसको तो है ना दूसरे के घर जाना है, ये तो पराया धन है, इससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको ना तो अच्छा खाना पीना मिलता है, जैसे भाई है उसको खूब सारा घी डाल के देंगे और उसको बहुत जो उसने मांगा उसको वो चीज़ मिलती है ना। अब एक लड़की है, उसको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, अभी ये कर रहा है यूज़, तुम्हें हम फिर दिला देंगे। या खाने पीने में भी कई बार उनके साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव होता है ना, कि जैसे कि भैया को तो बहुत अच्छा सा खाना सबसे पहले पापा और भैया को दे दिया, फिर उसमें से थोड़ी सब्जी अगर कम भी हो गई या पनीर कम हो गया, कोई बात नहीं, कल फिर बन जाएगा, तुम इतना ही खा लो, ऐसा होता है ना। तो जो होता है पहला, सबसे पहले बालिकाओं के प्रति भेदभाव, उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके दिमाग में ये होता है कि भाई लड़का है हमारा तो ये हमारी देखभाल करेगा, और जब हम मर जाएंगे तब भी यही हमारी अंत्येष्टि करेगा। लड़की तो पराया धन है, ये तो चली जाएगी, इसकी हम शादी कर देंगे और ये तो यहाँ से चली जाएगी। फिर क्या होता है कि जो है शिक्षा का योगदान, उनको पढ़ने के भी मौके कम दिए जाते हैं लड़कियों को। अगर कहीं बाहर भेजना हो और लड़का और लड़की का दोनों का नंबर आ जाए तो पेरेंट्स चाहेंगे नहीं, पहले हम लड़के को भेज देते हैं। लड़कियों का क्या है, लड़की को तो अपना घर संभालना है, इसको तो अपना परिवार संभालना है, हम क्या करते हैं कि हम लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर तीसरी जो समस्या हमारी होती है वो है बाल अपराध। बाल अपराध में क्या है कि जैसे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी संगत गलत हो जाती है, या उनको कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स नहीं होते, उनके माँ बाप दोनों किसी उसमें एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं, वो बच्चे कहीं और पल रहे हैं, उनको सही संगति नहीं मिली है, तो वो अपराधी बन जाते हैं। चोरी करना और जेब काटना, इसके अलावा जैसे नशीले चीज़ों का प्रयोग करना, वो खाना, सिगरेट पीना, या इवन वो भी करते हैं वो जैसे हाँ, जैसे कि वो है ना, फिर चीज़ों का है ना इधर से उधर सप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, ड्रग्स वगैरह की। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी बाल अपराध में आती हैं। अब इसके मैंने जो है उसके कारण आपको बता ही दिए कि जैसे कई बार किसी के मम्मी पापा नहीं जाते हैं, अकेले बच्चे पलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कोई उठा के ले जाते हैं बच्चों को। कई बार देखा होगा ना आपने, तो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनको जेब काटने के काम में, या उनको ड्रग्स के काम में, या उनको और किसी तस्करी के काम में उनको लगा देते हैं। फिर ठीक है, उसके सुधार और रोकथाम के काम क्या है कि हमें जो है, अगर जैसे किसी बच्चे के गरीबी के पीछे, मतलब उसके जो अपराधी बनने के पीछे अगर गरीबी का कारण है उसका, तो हमें सरकार को कोशिश करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए, उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अपराधी बालकों के माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो प्यार दे और उनको वो सुख सुविधा दे, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। समझ में आया कि क्या कर सके, वो अच्छे नागरिक बन सके। और उसके बाद बाल श्रम कारण परिणाम। अब आपने देखा होगा कि कहीं आप जैसे बाहर जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं होटल पे, ज़्यादातर कोई कपड़ा मारता है, कोई चाय लेकर आता है, कोई पानी पिलाता है। कई बार घरों में भी आपने देखा होगा छोटी लड़कियां होती हैं 12-13 साल की, जो वो घर का काम करने लग जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है। चाइल्ड लेबर जो है, हमें उसकी भी हमें रोकना चाहिए। चाइल्ड लेबर को भी, कभी भी किसी बच्चे को 14 साल से कम, या मतलब कोशिश ये होती है कि 18 साल से कम हम किसी बच्चे को किसी ऐसे काम पे ना लगाएं जो कि मतलब उसके लिए अच्छा ना हो।
और सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबका है, तो उनको अवश्य ही पढ़ने के लिए जागरूक करना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, बाल श्रम के कारण क्या होते हैं, जैसे गरीबी और मम्मी पापा अशिक्षित हैं। जैसे लेबर का लड़का है कोई, अगर घर में मेड है, उसकी लड़की वो उसको पढ़ाती नहीं, वो कहती है नहीं चल ये भी 4 घरों के बर्तन धोएगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो उसमें क्या हो गया, माँ बाप की जो है वो अज्ञानता आ गई। फिर जैसे अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप मर गए हैं, और या बच्चों को छोड़ देते हैं, बहुत से लोग बच्चे पैदा हुए कहीं भी छोड़ गए, तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा ऐसे कम उम्र में काम करता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि अभी वो परिपक्व ही नहीं हुआ, अभी मैच्योर ही नहीं हुआ। अब उसे हर तरह की गंदगी में हाथ देना पड़ रहा है, हर तरह से उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो जो है बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, जो सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे वो मैंने आपको बता ही दिया, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, या जिनको उठा लिया जाता है, या जिनको छोड़ दिया जाता है, या जिनके मतलब मम्मी पापा अशिक्षित हैं बिल्कुल, या इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चों को खाना ही नहीं खिला सकते, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए बच्चे होते हैं। अब उसमें है कि कुछ बच्चे जैसे फिजिकल डिसेबल होते हैं। अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि फिजिकल डिसेबल बच्चे कौन से हैं, आपने अपने स्कूल में भी देखा है सारे, जैसे व्हील चेयर बाउंड बच्चे हैं, या जिनके हाथ पैरों में कोई समस्या है, वो अपने काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते, तो वो हो जाते हैं हमारे ये जो है फिजिकली डिसेबल बच्चे। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, शायद ये व्हील चेयर बाउंड है ना, ये बच्चे देखो इनके हाथ पैरों में भी कुछ ऐसा टेढ़ापन है या कुछ है, तो ये अपनी बात समझते सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाते, या अपनी बात वो पूरी तरह समझा नहीं पाते। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मानसिक विकलांगता, जैसे कि उनकी मानसिक विकलांग बच्चे कौन से होते हैं, जिनकी जो बुद्धि लब्धि है या मतलब IQ लेवल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे होता है। ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है या कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार कहाँ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई में नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा पीछे होते हैं। अब जैसे कि विकलांग बच्चे उन क्रियाकलापों को नहीं कर पाते जो साधारण मानव कर सकते हैं। ठीक है। शारीरिक विकलांगता जो है हड्डियों से संबंधित, फिर क्या है ब्लाइंड और हियरिंग इम्पेयर्ड जो बोल सुन नहीं पाते, ये सब आपके फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप आ गए इसके अंदर, हम इन बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं हम इनकी, कि हम इनको जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी इनको प्रोवाइड कराएं। फिर उसके बाद जैसे ही हमें पता चल जाए तो उनको विशेष स्कूल में भेजें, और जैसे अब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, छोटी उम्र से ही आते हैं, तो कितना सीख जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं ना, आगे 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 बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें जो है अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग TLM से यूज़ करके हम उनको उनके जो बुद्धि कौशल को बढ़ाते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल एक वो होती है, लिपि होती है, उससे वो ऐसे टच कर करके पढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड जो है उनको एड लगाते हैं, हियरिंग एड लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका ये आ जाता है आपका, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। फिर हम आ जाते हैं मानसिक विकलांग बच्चों को भी आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले कलर, शेप, साइज सिखाते हैं, फिर नंबर सिखाते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंसेस सिखाते हैं, फिर पूरा लेसन समझना, एक एक पैराग्राफ समझना, इस तरीके से हम उनको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम इनकी सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है मंदबुद्धि बच्चों की सहायता कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जनेंद्रिय संक्रमण। वो क्या होता है
कि जो हमारी जैसे ओवेरीज है या हमारे जो अंदर का सिस्टम है उसमें भी कई बार बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, जिससे कि जैसे हमारे बेबी बनता है जहाँ पर जो हमारा एक आपको समझो गर्भाशय के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे बचते हम कैसे बचते हैं हम उससे कि हमें बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और क्या है मतलब अगर जैसे सेक्स के लिए भी तो ऐसा नहीं कि वो कहीं भी कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं, इन चीज़ों के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इसके संक्रमण के लक्षण हैं 2 से 5 दिन में नज़र आने लगते हैं सिफिलिस के, और 10 से 90 दिन के अंदर सिफिलिस और गोनोरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? बुखार और घाव हो जाते हैं गले में, और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, हाथ पैर हथेलियों पर दाने हो जाते हैं, मुंह पे सफ़ेद दाग, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके में मस्से हो जाते हैं। और जैसे हमारे जो इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है वहाँ से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? रोकथाम और उपचार क्या है कि हमें प्रॉपर मेडिकल केयर करनी चाहिए और इन चीज़ों से सबसे दूर रहना चाहिए। फिर क्या है? एड्स जो है वो क्या है आपका? हाँ, एड्स जो है वो बीमारी है, ये आनुवंशिक नहीं है और यह रोग दूसरों से लगता है। समझ में आया कैसे लगता है? दूसरों से लगता है। इसका नाम पूरा अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, एक्वायर्ड का मतलब जो है वो आनुवंशिक नहीं है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि शरीर के रोगों के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति पहले से कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है। और सिंड्रोम क्या है? ये एक रोग है, लक्षण नहीं है। एड्स जो है वो एक प्रॉपर बीमारी होती है, इसको कोई लक्षण नहीं है ये, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद जिससे शरीर की रोग की प्रतिरोधी क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो लड़ने की शक्ति है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसी एक शारीरिक लक्षण से एड्स की पहचान नहीं हो पाती, तो एड्स के सभी लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, इसलिए उसका अवश्य ही पूरा मेडिकली जांच करानी चाहिए। जब तक हम उसकी जांच नहीं कराते तब तक एड्स का पता नहीं लग पाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है HIV। क्या है? HIV एक विषाणु है जिसके कारण क्या बनता है? एड्स बनता है। और ये रोगी के शरीर के अंदर मौजूद विषाणुओं से शरीर की रोग की प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो व्यक्ति की कम हो जाती है और व्यक्ति जो है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समझ में आया? जब हमारे बॉडी में लड़ने की ताकत नहीं है तो हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, हमें कोल्ड भी होगा, कफ भी होगा, बुखार भी होगा, लीवर इन्फेक्शन भी होगा, हमारे लंग्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी जो है उससे ग्रसित हो जाती है, ठीक है। फिर जो है प्रतिरोधी क्षमता, हम कैसे? रोग प्रतिरोधी क्षमता का अर्थ है अपने संक्रमण और रोगों से बचाव। तो मतलब जो है बाहर की जो हमारी है वो होती है वाइट ब्लड सेल्स, समझ में आ गया? सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो हमारी रक्षा प्रणाली की लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक आर्मी होती है ना, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक आर्मी है। जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी अच्छे ब्लड सेल्स हैं जो कि हमें रोगों से बचाते हैं। समझ में आया? जब व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है तो शरीर अपनी रक्षा के लिए HIV के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। तो ये शरीर के वायरस व बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न संक्रमण से रक्षा करते हैं। परंतु क्या होता है कि जब HIV विषाणुओं का सामना
करने की उनके अंदर शक्ति नहीं होती। जब बाहर से आपको एड्स के जो विषाणु आपके बॉडी में आते हैं, HIV के विषाणु आते हैं, तो हमारी जो अंदर की आर्मी है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर वो जो भी कोई अफेक्टेड बंदा है उसकी जो आर्मी है अंदर की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। HIV रक्त की सफ़ेद रक्त कणिकाओं के अनुवांशिक भाग को संबद्ध कर देता है। कोशिका के इस अनुवांशिक भाग से चिपक कर वायरस प्रजनन करता है। अब क्या होता है कि वो जो है उसको रोक देते हैं एक तरीके से। आपकी भाषा में मैं समझाऊं कि उनके अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं रहती, और इससे वो शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता को अधिक कमज़ोर कर देते हैं। जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अब एड्स के लक्षण क्या हैं? बहुत ज़्यादा थकान होती है। किसी व्यक्ति को एड्स होता है उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, सोते सोते बहुत पसीना आता है, बहुत लंबी अवधि तक बुखार रहता है, और कभी कभी उसको लूज मोशन हो जाते हैं जब मर्जी। और इसके साथ में क्या क्या होता है? सूजी हुई गल ग्रंथियाँ, मतलब उसके जैसे अंडरआर्म्स में या गर्दन में यहाँ थाइस के पास ऐसे गांठें सी बन जाती, गल ग्रंथियाँ बन जाती हैं। मुंह के अंदर जीभ पर सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे फफूंदी सी जम गई, वाइट वाइट जम जाता है जीभ पर सारा। और जो स्किन है त्वचा के ऊपर लाल भूरे गुलाबी चकत्ते, और आँखों की पलकों पर भी लाल सफ़ेद ऐसे धब्बे धब्बे चकत्ते से पड़ जाते हैं उसके, ठीक है। और उसको TB भी हो जाती है। समझ में आया ना एड्स के रोगी को क्या क्या होता है? अब उसको परीक्षण करना रक्त के द्वारा, ब्लड टेस्ट करते हैं इसके लिए हम। फिर अब जैसे अगर कोई मम्मी किसी की माँ एड्स से संक्रमित है तो उसका बच्चे के अंदर भी एड्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और माँ से बच्चे को भी वो संक्रमण आता है, और अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे भी ये जो संक्रमण है या बीमारी है वो एक दूसरे को लग जाती है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों की ये भ्रांतियाँ मतलब ये गलत फहमियाँ हैं कि हाथ पकड़ने से, स्पर्श करने से, हाथ मिलाने से एड्स होता है। नहीं होता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अगर हाथ से हाथ मिल जाए तो होता है, नहीं होता है। खाने के पीने के बर्तनों और जूठे प्यालों को प्रयोग करने से एड्स होता है, नहीं होता है। एक ही स्थान पर काम करने वालों से एड्स होता है, नहीं होता है। एक ही स्थान पर खेलने से होता है, नहीं होता है। अगर एक दूसरे से वस्त्र पहनते हैं तो भी नहीं होता है। और अगर हम किसी को किस करते हैं या प्यार करते हैं तब भी नहीं होता है एड्स। एक ही शौचालय या बाथरूम के प्रयोग से या स्विमिंग पूल में एक साथ स्नान करने से होता है, नहीं होता है। एक साथ हंसने और मुस्कुराने से नहीं होता है। कैसे होता है? इंजेक्शन से। अगर एक संक्रमित व्यक्ति को वो इंजेक्शन लगाए, उसी सुई से अगर दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा तो एड्स होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है सुरक्षित मातृत्व। ये तो आपको सबको पता ही है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो कितने प्यार से मम्मी पालती है ना, सबको पता है क्या क्या करती है। कि जैसे अगर देर से मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गर्भधारण की जो अवधि है वो 18 साल से ज़्यादा 34-35 साल तक होनी चाहिए। इससे बड़ी उम्र में होगी तो बच्चे को परेशानी होगी, और अगर इससे कम होगी तो भी बच्चे को परेशानी होगी। फिर उसके बाद है परिवार को नियोजित करके रखना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ आपके घर में 10 बच्चे पैदा हो गए, वो भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने भाई अपना बॉडी का ध्यान ही नहीं रखा, एक बच्चा हुआ फिर उसके 1 साल बाद दूसरा हो गया, फिर 1 साल बाद तीसरा हो गया, ऐसा भी नहीं। मतलब हमको अपना पूरा मेंटेन करके रखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो आपके हो गया कंप्लीट। ये मैं क्वेश्चन आंसर अभी सब कराई दूँगी आपको। बस ये कंप्लीट हो गया लेसन आपका। और इसके हम क्वेश्चन आंसर भी अभी कर लेते हैं। इसमें है जो 21.1 में लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के 3 कारण बताइए। अब जैसे लड़की हुई पैदा किसी के घर में तो मिठाई बांटते हैं? कोई नहीं बांटते ना, कम लोग बांटते हैं,
आजकल तो सब फिर भी खुश होकर बांटते हैं, नहीं हमारी बेटी पैदा हुई है, लेकिन पुराने ज़माने में तो लोग रोने लगते थे और कहते थे हाय हमारी लड़की हो गई। फिर घर में खाना पहले लड़कों को परोसा जाता है, ऐसा होता है, पहले लड़कों को खाना दे दें फिर लड़कियों को दें, ऐसा करती है मम्मी कभी? नहीं ना, आजकल तो नहीं करते, पहले के लोग करते थे। शिक्षा से लड़कियों की मदद किस प्रकार होती है, 3 तरीके बताएं। अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसके अंदर क्या आएगा, जागरूकता आएगी, उसको समझ आ जाएगी कि ये अच्छा है ये बुरा है, मुझे अपना लाइफ ऐसे आगे बढ़ानी है। शिक्षा से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। क्या होता है कि वो उनके पास जब पढ़ी लिखी होंगी तो जॉब करेंगी, पैसे आते तो उनके अंदर एक अलग से जो इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट बन जाती है। उनको ज़रूरत नहीं होती कि पापा पैसे दे, कि भैया पैसे दे या हस्बैंड पैसे दे, वो अपना पैसा खुद कमा करके खर्च कर सकती है। आगे अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। पढ़ी लिखी लड़की होगी या पढ़ी लिखी मम्मी होगी तो हेल्प करेगी ना बच्चों की, है ना। अगर अनपढ़ मम्मी होगी तो फिर क्या पढ़ाएगी, तो इसलिए बच्चों लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाल अपराधी कौन होते हैं? बाल अपराधी का अर्थ है छोटे बच्चों द्वारा कानून का उल्लंघन करना। 14 साल से नीचे बच्चों के द्वारा जो है क्या करना है, वो उल्लंघन करना कानून का। कौन सा व्यवहार अपराध जन्य है? चोरी, हिंसा, यौन व्यवहार। बताओ कौन कौन से व्यवहार? चोरी है, हिंसा है और यौन व्यवहार है। कौन से कारक बाल अपराध को जन्म देते हैं? क्यों छोटे बच्चे क्यों अपराधी बनते हैं? किस कारण से बनते हैं? गरीबी के कारण और बुरी संगत के कारण। गरीबी के कारण और बुरी संगत के कारण। यदि बाल अपराध गरीबी के कारण है तो बाल अपराधियों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है? कि अगर उनको हम कम पैसे पर, कम ब्याज पर उनको लोन दिलवा सके, कोई काम खुलवा सके और उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। जैसे बच्चों को किसी न किसी काम पर लगा करके उनकी जो मानसिकता को बदला जा सके, उनके अंदर अच्छी और जो उनके कौशल हैं उनको उभारा जा सके, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं, क्यों? गरीबी के कारण, अनपढ़ होते हैं इसलिए, निरक्षरता के कारण, और बच्चे जो आवारा घूमते हैं। समझ में आ गया? 3 चीजें हैं इसकी। 3 परिस्थितियां जिसमें बच्चों से काम करवाया जाता है। किस में करवाया जाता है? गरीबी में, अगर माता पिता पढ़े लिखे ना हो, अज्ञानी हो, और क्या है जैसे किसी के वंशानुगत काम चलता है, जैसे कढ़ाई का है, बुनाई का है, सिलाई का है, काश्तकारी का है, तो वो बच्चे बहुत जल्दी उस प्रोफेशन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद है बाल श्रम से निपटने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था करके, मतलब क्या है, जो ओपन स्कूलिंग है, ओपन स्कूलिंग से भी बहुत से बच्चों को फायदा मिलता है। दिन में वो काम पे जाते हैं, शाम को वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, या वो ऑनलाइन क्लास भी आजकल बच्चे अटेंड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनके लिए एक वो सिस्टम है या एक उनके लिए तरीका निकाला गया है। फिर बाल श्रम से निपटने की वो है अभिभावकों। फिर सेकंड है कि उनके माता पिता को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता में अगर ये होगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है, तो बच्चे अवश्य ही पढ़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा के, अगर उन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, अगर कोई बीमारी है या कुछ जैसे फिजिकल डिसेबल बच्चा है या ब्लाइंड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है इसको रीअसेंबल करना है वर्ड्स को, ये आप अपने आप कर सकते हैं। फिर हड्डियों से कमजोर विकलांग बच्चे वह हैं जिन्हें समस्या है किसकी? चलने फिरने की। एक नेत्रहीन बच्चे का आकार की पहचान कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आकार को छूकर। ब्लाइंड बच्चा कैसे? उनकी तो सेंसेस बड़ी अच्छी होती हैं, छू करके वो उस आकार को पहचान सकता है। जन्म से बहरे बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? वो अपनी आवाज़ को सुन नहीं सकते। जब हम सुनते हैं, हम जो बोलते हैं उसको सुनते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में प्रोसेस चलता है। लेकिन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं वो अपनी आवाज़ को या बाहर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, इसलिए ये कठिनाई आती है उनको। शीघ्र श्रवण शक्ति वाले बच्चों को
किससे फ़ायदा होता है? जैसे जिनका बहुत हियरिंग लॉस हो, उनको किससे फ़ायदा होता है? उनको अगर हम ये लगाते हैं, हियरिंग एड लगाते हैं, क्षीण सहायक यंत्र, क्षीण मतलब आवाज़ को सुनने वाला यंत्र लगाते हैं, तो उनको आराम मिलता है या उनको फ़ायदा होता है। विकलांग बच्चे के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है उसके लिए? उन्हें शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य सहायता दी जाए, कि उनकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके और उनको जल्दी से जल्दी एक लेवल पे पहुंचाया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको सारे करवा दिए क्वेश्चन आंसर भी। और निम्न में से कारकों को बताइए। HIV संक्रमण का माध्यम नहीं है, क्या क्या? यह मैंने अभी आपको करवा दिया। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, फिर क्या है, उसके कमरे में सोना, फिर उसके जैसे प्यार करना, उसको ऐसे गले लगाना, ये भी नहीं है, और उसके कपड़े पहनना और उसके साथ खेलना, इससे कभी भी आपको HIV नहीं होता है, एड्स नहीं होता है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त में HIV के प्रतिपिंड बनने का कितना समय लगता है? 2 सप्ताह और 3 महीने, 2 सप्ताह से 3 महीने। और HIV संक्रमित व्यक्ति से एड्स के लक्षण में प्रकट होते हैं 3 सप्ताह से 10 वर्ष तक। मतलब ये सब जो 1 महीने से 10 वर्ष के अंदर कभी भी आ सकता है, वो HIV का जो लक्षण है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आप इसके ट्रू फॉल्स हैं इसके, ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप अपने आप करो। मैंने क्वेश्चन पूरा लेसन बहुत अच्छी तरीके से सबको समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फ़ोन पे बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।